त्रिदर्श स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। आज जो कहानी हम आपके लिए लाए हैं वह एक ऐतिहासिक कहानी है जिसके लेखक आचार्य चतुरसेन हैं और उस कहानी का नाम है चौथी भांवर। गुर्जराधिपति श्री वीरपाल देव महाराज का विवाहोत्सव था। प्रभास पट्टन के गली कूचे, बाजार और घर बार तोरण और पताकाओं से सजाए गए थे। राजप्रसाद के गगनचुंबी स्वर्ण कलशों का नया निखार था। वसंत की कंपित वायु उन्मत्त प्राणों को झकझोरती हुई प्रकृति की ओर से उस राज्यश्री की वृद्धि कर रही थी। सब सैनिकों को और राज्यवर्गीयों को नए वस्त्र बांटे गए थे। राजप्रसाद के तोरण पर अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे और सब कार्य विधि विधान से संपन्न हो रहे थे। गुर्जराधिपति महाराज वीरपाल देव 60 को पार कर गए थे और यह उनका 11वां विवाह था। पट्ट महारानी लीलावती देवी, जो महाराज की सबसे पहली राजमहिषी थी, उसकी अवस्था 50 को पार कर चुकी थी। यह नया विवाह महाराज का राजनीतिक विवाह था। वधू गहलोत कन्या थी जिसे प्रतापी गुर्जराधिपति ने अपने पराक्रमी भाई श्री भीम सिंह देव की सहायता से युद्ध में विजय किया था और संधि की शर्तों में राज्य के नगर, गांव और धन रत्नों के साथ गहलोत राज्य की सुकुमारी राजकुमारी भी मांग ली गई थी। दक्षिण और मध्य भारत के सभी राजे महाराजे, मंडलीक और सामंत अपनी अपनी पद मर्यादा के अनुसार भेंट लेकर विवाह में सम्मिलित हुए थे। आबू के पंवार राजा विजयपाल सिंह भी इस समारोह में भाग लेने के लिए सपरिवार उपस्थित हुए थे। विजयपाल सिंह गुर्जराधिपति के विशेष कृपा पात्र थे, इसलिए उनके आतिथ्य का भार महाराज ने अपने छोटे भाई श्री भीम सिंह देव को खास तौर से सौंपा था। दरबार जुड़ा हुआ था। गुर्जराधिपति पीली फूलदार रेशम की पोशाक पहनकर रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। सब शूर सामंत अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। बंदीगण बधाइयाँ और विरद गा रहे थे और सामंत और मित्र राजगण अपनी अपनी भेंट महाराज के सामने उपस्थित करते जाते थे और महाराज मुस्कुराकर भेंट को स्वीकार कर रहे थे। बीच बीच में अपने विशेष कृपा पात्रों के प्रति वे तनिक मुस्कुराकर अपना अनुग्रह प्रकट कर रहे थे। एकाएक पंवार राज ने घबराकर पास बैठे हुए श्री भीम सिंह देव से धीरे से कहा, कुंवर जी, बड़ा ही अनर्थ हो गया, अब मैं क्या करूं? श्री भीम सिंह देव ने अर्थपूर्ण दृष्टि से विजयपाल सिंह की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ महाराज? अपनी वह हीरे की कलगी तो मैं घर में ही भूल आया, जो मुझे गुर्जराधिपति को अभी भेंट करनी थी। कोई विश्वस्त आदमी भी यहाँ उपस्थित नहीं है और मेरा उठकर जाना नितांत अशिष्ट व्यवहार होगा। पंवार राज कुछ रुके, फिर अस्थिर स्वर में बोले, परंतु किंतु नहीं, मैं जाता हूँ और क्षण भर में ही लौट आऊँगा। उन्होंने उठने का उपक्रम किया, परंतु भीम सिंह देव ने उन्हें रोक दिया और खड़े होकर कहा, आप बैठिए, मैं अभी उसे लिए आता हूँ। आप केवल यह बता दीजिए कि वह कहाँ रखी है। ओह, राजकुमारी आपको बता देगी, वह बक्स में है। भीम सिंह देव फिर और नहीं रुके, बिजली की भांति दरबार से चल दिए। श्री भीम सिंह देव हूँ, मैं भीम सिंह देव हूँ, महाराज विजयपाल सिंह ने मुझे भेजा है। बक्स में हीरों की कलगी रखी है, उसे दे दीजिए। दासी ने सुना, भीतर गई और लौटकर कहा, आप भीतर पधारिए। भीम सिंह देव घर के भीतर आकर एक बहुमूल्य आसन पर बैठ गए। दासी फिर भीतर चली गई।
परंतु थोड़ी देर में उसने लौटकर कहा, आप चाबी लाए हैं? चाबी तो महाराज के पास ही है। चाबी मैं नहीं लाया, और अब जाकर चाबी लाना संभव भी नहीं है। कुमारी जी से कहिए कि वे ताले को तोड़ डालें। कलगी अविलंब मिलनी चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और वे उठकर बेचैनी से टहलने लगे। दासी ने भीतर जाकर फिर बाहर आकर कहा, कुमारी जी आपको भीतर कक्ष में बुला रही हैं। भीम सिंह देव ने धड़कते हुए हृदय से भीतर कक्ष में प्रवेश करके देखा, चौकी पर बक्स रखे हुए राजकुमारी इच्छनी नीचा सिर किए अस्त व्यस्त खड़ी है। उसका नवीन केले के पत्ते के समान रंग था। उज्ज्वल अलौकिक देह यष्टि पुष्प भार से झुकी हुई लता की एक टहनी के समान कक्ष में वह शोभा बिखेर रही थी। उस अलौकिक रूप राशि को देखकर भीम सिंह देव स्तंभित रह गए। कुमारी ने नीचा सिर किए हुए मृदु मंद स्वर में कहा, ताला और बक्स बहुत ही मजबूत हैं, बिना कारीगर और औजारों के तोड़ पाना संभव नहीं है। पर एक एक क्षण बहुमूल्य था। भीम सिंह देव ने आगे बढ़कर दृष्टि चौकी पर रखे हुए बक्स पर फेंकी और हठात वज्र मुष्टि का प्रहार किया। बक्स टूटकर खंड खंड हो गया और बक्स के अंदर के हीरों की कलगी लेकर भीम सिंह देव जल्दी से कुमारी को बिना ही अभिवादन किए चल खड़े हुए। राजकुमारी ठगी सी खड़ी देखती रह गई। बक्स के टूटे हुए खंड को वह निर्निमेष दृष्टि से देख रही थी और कुमार भीम सिंह देव की उस वज्र मुष्टि की सामर्थ्य को तोल रही थी। विजयपाल सिंह उत्सव की समाप्ति पर आबू लौट रहे थे और उनको विदाई देने के लिए एक मुलाकात श्री भीम सिंह देव उनके डेरे पर गए। उनके हृदय में एक प्रच्छन्न लालसा भी थी। संध्या का समय था। वे आबू राज से मिलकर लौटने लगे। दहलीज में अंधेरा था। प्रकाश से अंधेरे में आने पर आदमी थोड़ा अंधा हो जाता है। श्री भीम सिंह देव की यही अवस्था थी। दहलीज के उसी अंधकार में वे किसी वस्तु से टकरा गए। बाद में देखा कुमारी थी जो बाहर से आ रही थी। कुमारी ने उन्हें पहचाना नहीं। वे टक्कर खाकर गिर गईं और उन्होंने रोष भरे स्वर में कहा, क्या अंधे हो? मैं गुर्जर राजकुमार श्री भीम सिंह देव हूँ। ओह कुमार, आप हैं? क्षमा कीजिए, मैंने पहचाना नहीं। तो आप राजकुमारी इच्छनी देवी हैं? मैं बहुत लज्जित हूँ। लज्जित किस लिए कुमार? मुझसे बहुत भारी धृष्टता हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। नहीं नहीं, मुझे कुछ चोट थोड़ी ही लगी है। तो फिर कहिए, क्षमा किया। राजकुमार, क्या आपको ऐसा शिष्टाचार शोभा देता है? वास्तव में राजकुमारी, मैं क्षमा के योग्य नहीं हूं। मैं बहुत अशिष्ट हूं। अशिष्ट क्यों? उस दिन भी मैं बिना प्रणाम किए ही एक गंवार की तरह भाग गया था। तो क्या हुआ? आपको जल्दी भी तो थी ना? फिर भी कुमारी, मुझे आपकी पूजा करनी चाहिए थी। अब आप जाइए राजकुमार। परंतु क्या? मुझे कुछ निवेदन करने दीजिए। कहिए। मैं आपको प्यार करता हूं। क्या मुझे एक भीख देंगी? भीख? आप राजपूत हैं ना? जाइए राजकुमार, आप एक अतिथि का अपमान कर रहे हैं। मैं आपको प्राणों से अधिक सम्मान करता हूं। मैं आपको प्यार करता हूं। मैं घुटनों के बल बैठकर यह प्रार्थना करता हूं। परंतु राजकुमार, आपके लिए अधिक यह शोभनीय है कि आप अपना ही कुछ सम्मान करें। राजकुमारी, आप गुजरात के भावी उत्तराधिकारी से बात कर रही हैं और आप गुर्जराधिपति के मेहमान की कन्या से बात कर रहे हैं। तो क्या मैं आपके योग्य नहीं हूं? आपकी बातें आपके योग्य नहीं हैं। क्या मेरा
प्रस्ताव अनुचित है? निस्संदेह। कैसे? राजपूत कन्याओं से इस प्रकार प्रेम की भिक्षा नहीं मांगी जाती। समझ गया राजकुमारी। मैं अभी पंवार महाराज के पास जाकर उनसे आपकी याचना करता हूं। कैसी धिक्कार के योग्य बात है कुमार। क्या कहा? धिक्कार के योग्य? क्या आप गुर्जराधिपति के भाई हैं? हूं तो। और गुजरात महाराज के उत्तराधिकारी भी? निसंदेह। और उस तलवार के धनी भी जिसका यश देश भर में विख्यात हो रहा है? हाँ, मैं वही हूं। और आप भिक्षा मांगेंगे एक कुमारी की? आपको एक बात मालूम है राजकुमार? कौन सी बात? वीर नर जो विशुद्ध क्षत्रिय होते हैं वे कन्या मांगते नहीं, हरण करते हैं। भीम सिंह देव ने तलवार की मूठ पर हाथ रखा और मेघ गर्जन की भांति कहा, पंवार राजकुमारी, मैं तुम्हारा हरण करता हूं, रक्षा के लिए पुकारो। उन्होंने तलवार म्यान से सूत ली। राजकुमारी अविचलित रूप से खड़ी थी। एक कुटिल हास्य उसके होठों पर बिखर गया। उसे स्मरण हुआ कुमार की उस वज्र मुष्टि का जिसने बक्स को चूर चूर कर दिया था। उसने धीमे स्वर में कहा, कुमार, निरीह अबला के सामने इस प्रकार बातें ना भगारो। कैसी विडंबना की बात है कि अपने घर आए हुए मेहमान की असहाय कुमारी को तुम हरण करना चाहते हो। ऐसा ही तुम्हारा शौर्य है। भीम सिंह देव कुछ भी ना बोल सके। वह एक टक खड़े राजकुमारी की ओर देखते रहे। कुमारी 2 कदम आगे बढ़ी, जैसे वह भीम सिंह को छूना चाहती हो। उसने स्थिर गंभीर स्वर में कहा, जो हरण करना हो तो आबू आना। और उसने दोनों हाथ जोड़कर तनिक सिर झुकाया और भीतर चली गई। भीम सिंह उसी भांति खड़े रहे। उनकी कसी हुई मुट्ठी में तलवार की मूठ थी। उन्होंने अंतरिक्ष के देवताओं को साक्षी करके कहा, तो देवगण तुम साक्षी रहो, मैं आबू की राजकुमारी का इसी तलवार के बल से हरण करूंगा। 3 वर्ष बीत गए। इस बीच भीम सिंह देव राजकुमारी को क्षण भर को भी ना भूले। एक दिन चुने हुए विश्वस्त वीरों को लेकर भीम सिंह देव वसंत के प्रारंभ में ही आबू जा धमके। एक धर्मशाला में उन्होंने डेरा दिया और अफसर की ताक में बैठ गए। राजमहल में उन्होंने अपने गुप्तचर नियत कर दिए। एक एक क्षण दूभर हो रहा था। दिन पर दिन बीतते जा रहे थे। अनंत चतुर्थी का व्रत था। गुप्तचर ने आकर संदेश दिया कि आज राजकुमारी 100 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगी और प्रत्येक को एक एक मोहर दक्षिणा देंगी। श्री भीम सिंह देव ने ब्राह्मण का वेश बनाया और धन देकर एक ब्राह्मण मंडली के साथ आसन पर जा बैठे। भोजन की जिनसें परस दी गईं। ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार किया, देवताओं को भोग लगाया और भोजन करना प्रारंभ किया। परंतु श्री भीम सिंह देव वैसे ही अविचलित बैठे रहे। उन्होंने भोजन को छुआ तक नहीं। शीघ्र ही सबका ध्यान उनकी ओर गया। अभी तक किसी ने उन्हें भली भांति देखा भी ना था। परसने वाले ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप भोजन क्यों नहीं करते? भीम सिंह देव मौन रहे। उनके रक्त नेत्र, संपुटित ओष्ठ, प्रशस्त ललाट और विशाल वक्ष सभी को आकर्षित करने लगा। सभी ब्राह्मणों ने हाथ रोककर कहा, आप भोजन क्यों नहीं करते ब्राह्मण? जलद गंभीर स्वर में भीम सिंह देव ने कहा, जिसने निमंत्रण दिया है वही आकर हमें भोजन को कहेगा, तभी हम आशीर्वाद देकर भोजन करेंगे।
ब्राह्मणों ने भी इस मांग का समर्थन किया, परंतु अधिकारी वर्ग ने यह कहा कि संभव नहीं है, कुमारी सबके सम्मुख नहीं आ सकती। ब्राह्मण के सम्मुख आने में हानि क्या है? कुमारी को आना चाहिए। कुमारी नहीं आएगी तो मैं भोजन नहीं करूंगा, भीम सिंह देव ने गंभीर मुद्रा में कहा। ब्राह्मण मंडली ने एक स्वर में कहा, यह तो सचमुच हमारा अपमान है, हम सभी बिना भोजन किए उठ जाएंगे। गड़बड़ देखकर कुमारी को सूचना दी गई। कुछ ही क्षण में महल के एक अधिकारी ने आकर कहा, आप लोग शांत होइए, राजकुमारी आ रही हैं। और क्षण भर बाद रूप और तेज की अधिष्ठात्री इच्छिनी कुमारी आ उपस्थित हुई। उन्होंने हाथ जोड़कर ब्राह्मणों को प्रणाम किया और मृदु मंद स्वर में कहा, आप भोजन कीजिए विप्रदेव। परंतु कुछ रुककर एक वृद्ध ब्राह्मण ने भीम सिंह देव की ओर संकेत करते हुए कहा, राजकुमारी की जय हो। प्रथम यह ब्राह्मण भोजन करें तो हम भी करें। राजकुमारी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर दूर बैठे श्री भीम सिंह देव को देखा। भीम सिंह देव अचल बैठे थे। राजकुमारी आगे बढ़ी, उसके मुंह से निकला आप, परंतु दूसरे ही क्षण वह थर थर कांपने लगी। श्री भीम सिंह देव उसी भांति अचल बैठे रहे। कुमारी तीव्र गति से भीतर चली गई। एक राज कर्मचारी ने ब्राह्मणों से आकर कहा, उनके भोजन का प्रबंध अन्यत्र कर दिया गया है, आप लोग भोजन कीजिए। और उसने श्री भीम सिंह देव से कहा, आइए देवता, राजकुमारी की आज्ञा से आपके भोजन की अन्यत्र व्यवस्था की जाएगी। श्री भीम सिंह देव चुपचाप उठकर अनुचर के पीछे पीछे दूसरे कक्ष में चले गए। तो तुमने पहचान लिया राजकुमारी? पहचान लिया। तुमने मुझे आबू बुलाया था, याद है? याद है, पर अब बीती को बिसार दीजिए। तुम क्या कहना चाहती हो राजकुमारी? वह समय बीत गया, परिस्थिति भी बदल गई। मुझे चिंता नहीं, मैं तुम्हें हरण करने आया हूं और तुम राज्य से प्रभास पट्टन चलोगी या बल से? मैं पट्टन नहीं जाऊंगी। क्यों? यह मेरा अधिकार है। आपका अधिकार नहीं है कुमार। कैसे नहीं है? मैं वाग्दत्ता हूं। वाग्दत्ता? श्री भीम सिंह देव ने कठोरता से कहा, शांत हो जाइए, वरना सब जान जाएंगे। सब कोई जाने मैं? चुप रहिए, आपके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। मेरे प्राण इतने सस्ते नहीं। उन्होंने तलवार वस्त्रों में से निकाल ली। कुमार, अनाचार ना करो। तब अभी चलो मेरे साथ। मैं परिस्त्री हूं। परिस्त्री कैसी? वाग्दत्ता। किसी की वाग्दत्ता? हाँ, चौहान राज दिल्लीपति पृथ्वीराज की। यह किसने दुस्साहस किया कुमारी? मैं दिल्ली और आबू दोनों को धूल में मिला दूंगा। कुमार, आप अपने को नष्ट कर लेंगे। जाइए, अनाचार मत कीजिए। तो आप राजी से नहीं चलेंगी? नहीं। बल से भी नहीं? वश रहते नहीं। तो फिर अर्बुदगिरी पर लोहा बजे। मैं आपको रोक नहीं सकती। वह तेजी से चल दी। कुमार ने उसे रोककर कहा, एक बार सुनती जाओ। कुमारी ने रुककर कहा, कहिए। क्या तुम मेरे प्रेम को स्वीकार करोगी? नहीं, जाइए आप। अच्छी बात है। पवार राज में जाकर कह दो कि मैं तुम्हें हरण करता हूं। जो वीर हो वह रोके। कुमार, यदि शौर्य दिखाने की इच्छा है तो जाकर पिताजी के पास संदेश भेज दीजिए। फिर जो दिखे वही कीजिए। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि मेरे शील पर कलुष मत लगाइए। जाता हूं तुम्हारे शील को कलुष से बचाने के लिए, परंतु आबू के इस राज्य को मैं ध्वस्त कर दूंगा।
आबू राज्य इतना अपदार्श नहीं है कुमार, जाओ अब। कुमारी चली गई और कुमार भी तीर की भांति चल दिए। दूत का संदेश सुनकर वीरपाल सिंह ने क्रोध से लाल पीला होकर आंखें दिखाते हुए कहा, क्या गुर्जराधिपति को इतना घमंड है? वे वाग्दत्ता कन्या को बलात् मांगते हैं? मांगते नहीं हैं महाराज, हरण किया चाहते हैं। मैं उसकी सूचना देने आया हूं, आप सावधान हो जाएं। दूत अवध्य होता है, इसीलिए तुम्हें छोड़ता हूं। कुमार भीम सिंह देव से कह देना यह असंभव है। कुमारी का वागदान चौहान राज को किया जा चुका है। परंतु महाराज, क्या हमारे कुमार चौहानों से जाति वंश में हीन है? इस बात को विचारने का समय नहीं है। तो सुनिए महाराज, कुमारी का हरण किया जाएगा, आप अपना बंदोबस्त कर लीजिए। आगामी चतुर्दशी को कुमारी का ब्याह है। इसके बाद मैं कुमार की धृष्टता का उन्हें दंड दूंगा। उससे प्रथम ही कुमारी का हरण कर लिया जाएगा महाराज। इतना कहकर दूत तेजी से चल दिया। अर्बुद की उपत्यकाओं में 3 ओर से वीर वाहिनी चढ़ी चली आ रही थी। अजमेर के 9 लाख अश्वों से अधिपति की चौहान चमू प्रचंड कान्य की कमान में थी। गुर्जर नरवरों की अथाह सेना ले श्री भीम सिंह देव दक्षिण की ओर से दावे आ रहे थे। अर्बुदगिरी के दुर्ग पर पंवारों की सेना मोर्चा बांध सन्नद्ध थी। युद्ध का प्रारंभ हुआ। भीम सिंह देव का प्रबल युद्ध का सूत्रपात आरंभ हो गया था। तीनों सेनाओं में घमासान मच गया और वीर रण में जूझने लगे। भीम सिंह देव प्रबल पराक्रम से किले में घुसना चाहते थे। पंवार और चौहान उन्हें रोक रहे थे। पृथ्वीराज किले में जाकर कुमारी की लग्न करने को अग्रसर हो रहे थे। पद पद पर उन्हें बाधा दी जा रही थी। किले में विवाह मंडप सजा था और उसके आसपास चौधारी तलवार बज रही थी। रुंड मुंड लौट रहे थे। कान्न का दुधारा चौमुही मार कर रहा था। जीवन और मृत्यु खुला खेल खेल रहे थे। मंगल वाद्य उन्मुख तैयार थे। वधु विवाह वस्त्र पहने तैयार थी, परंतु कौन वर इसे प्राप्त होगा यह कहा नहीं जा सकता था। देखते देखते लाशों का तुमार बंध गया। एक बार भीम सिंह देव किले के पौर तक जा पहुंचे, पर कान्ह ने बलपूर्वक उन्हें वहां से ढकेल दिया। अब अवसर पाकर पृथ्वीराज शत्रु वाहिनी को चीरकर सुयोग से किले की बुर्जी तक आ पहुंचे और किले में कूद गए। एक जय सिंह नाद हुआ। जय पृथ्वीराज दिल्लीपति मंगलवाद्य बज उठे और साथ ही मंत्रोच्चार का घोष भी। विवाह पीठिका पर विवाह कार्य होने लगा। चारों ओर से शत्रु ने विवाह वेदिका घेर ली। वीरों ने नंगी तलवारों से मंडप पर छाया की। दुधारा चलने लगा। मरने वाले वीरों की चित्कार से विभत्स दृश्य उपस्थित हो गया। भीम सिंह ने पराक्रम से चौहान चमू को चीरकर मंडप पर आक्रमण किया। मंडप में फेरे फिर रहे थे। तलवारें बिजली की भांति चमक रही थी। भीम सिंह ने मंडप में प्रविष्ट होकर कहा, ठहरो पृथ्वीराज, और तलवार का एक भरपूर हाथ मारा। पृथ्वीराज ने भामर से घूमकर पैतरा बदला और हाथ मारा तो भीम सिंह की तलवार झन्नाकर टूट गई। इसी बीच कान्ह ने आकर उसे पगड़ी से बांध दिया। ब्राह्मण उच्च स्वर में वेद पाठ करने लगे और चौथा भावर समाप्त हुआ। पंवार राजकन्या पृथ्वीराज की पत्नी हो गई।